हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल महराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ। और आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो वो अच्छे से मन लगाकर कर रहे हो। तो आज मैं आपको टॉपिक करवाने वाली थी स्टैम्पीड। स्टैम्पीड का मतलब क्या होता है? स्टैम्पीड मीन क्राउड रश। ओके, क्राउड क्रशेस, या इसको आप बोल सकते हो क्राउड डिजास्टर। ओके, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था। क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि अभी अभी आरसीबी ने जो बेंगलुरु की टीम थी वो जीती थी और उसमें क्या हुआ, आई थिंक 11 लोगों की जान गई थी। तो ये क्या था कि जिस स्टेडियम में, उस स्टेडियम को चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहा जाता है जो बेंगलुरु में है, और वहाँ पर कितने पर्सन आ सकते थे? 35,000 आ सकते थे। और उसमें वहाँ पर भीड़ जो थी वो भीड़ 2 लाख तक चली गई थी। ओके, तो मैं इस टॉपिक को क्लियर करवाने वाली थी, बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है जो डिज़ास्टर रिलेटेड बॉडी है, तो उसको पहले कर लेते हैं। और स्टैम्पीड का टॉपिक जो मेन के रेलेवेंट है उसको मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी कि आप अगर स्टैम्पीड के रिलेटेड कोई भी टॉपिक क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको कैसे कैसे लिख सकते हो। ओके, तो वही मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी, बट उससे पहले ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। तो बॉडी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको NDMA के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो NDM की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये एक अपेक्स स्टैच्यूरी बॉडी है। अपेक्स का मतलब टॉप बॉडी, जो इंडिया में टॉप बॉडी है जो डिजास्टर को मैनेज करती है और रिस्क को रिड्यूस करती है इंडिया में। अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया? 20/7/2006 में। किसके एक्ट? जो एक्ट इन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में बनाया था, उसके बाद इन्होंने ये बॉडी बनाई थी। ठीक है, और अगर हम बात करें कि ये बॉडी किसके अंडर आती है तो वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ठीक है, देखिए जो NDAM है, ये मान लो आप बच्चा है, ठीक है, सन है, और इसका पेरेंट कौन है? पेरेंट या इसको नोडल भी बोल सकते हो। नोडल एजेंसी क्या है? कौन सी मिनिस्ट्री है? नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ओके, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। आपने इसको भी याद रखना है। ओके, देन अगर बात करें इसका एम क्या है? इसका एम बस यही है कि डिजास्टर को मैनेज कैसे करना है, डिजास्टर आने से पहले कैसे प्रिवेंशन करनी है। बस इसका यही एम है कि कैसे हम डिजास्टर रिजिलिएंट इंडिया बनाएं, कि वहाँ पर होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो किया जाए। मल्टी डिजास्टर आते हैं उससे प्रिवेंट किया जाए। टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया जाए, कैसी स्ट्रेटजी को हम इम्प्लीमेंट करें कि डिजास्टर मैनेजमेंट हो सके। ओके, इसका एम ये है। अगर बात करें इसकी एवोल्यूशन की कि ये NDM कहाँ से निकल के आता है? NDM सबसे पहले बात करें तो 2001 में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब गुजरात में भुज अर्थक्वेक आता है। उसमें लगभग 20,000 तक लोगों की डेथ होती है। ठीक है, लोगों की डेथ होती है। और उसमें क्या प्रॉब्लम थी? इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन नहीं था, गैप, उन चीज़ों में गैप था। प्रिपेयरनेस नहीं थी। ठीक है, प्रिपेयरनेस नहीं थी, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, प्लानिंग अच्छी नहीं थी। वाटरशेड मोमेंट की वजह से इंडिया में डिज़ास्टर आया। डिज़ास्टर सिर्फ गुजरात में नहीं आया, डिज़ास्टर गवर्नेंस में भी आया कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए था। ओके, तब 2002 से लेके 2004 तक हाई लेवल कमेटी रिकमेंडेशन की गई। यहाँ पर बताया गया कि डिज़ास्टर को कैसे मैनेज किया जा सके, जो
भुज में 2001 में डिजास्टर आया था। अगर कल को वही डिजास्टर दोबारा आ जाए तो हम कैसे बचा सकते हैं अपने आप को, कैसे एक लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करें, इस चीज़ को लिए रिकमेंड किया गया और एडवोकेट किया गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट बॉडी बनाई जाए नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। ओके, और यहाँ से ही आपकी नेशनल और स्टेट लेवल बॉडी निकल के आती है, जो मैं आगे आपको करवाऊंगी। उसके बाद क्या होता है, 2004 में सुनामी आती है जहां पर 2,30,000 से भी ज़्यादा डेथ्स होती हैं। इसके बाद एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की नीड थी कि सुनामी से प्रोटेक्शन के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लॉन्च किया जाना चाहिए सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के लिए। ठीक है, तो उसके बाद 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को पास किया जाता है। यहाँ पर कितनी बॉडी बनाई जाती हैं, 3 बॉडी बनाई जाती हैं। जैसे आप सबको पता है कि सेंटर के नीचे आता है स्टेट और स्टेट के नीचे आता है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसको आप कैसे, इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे विलेजेस, पंचायत सिस्टम, ये सब आता है। सेंटर लेवल पर अगर डिजास्टर देखना है तो वो कौन देखेगा, उसको चेयर करेंगे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और उस बॉडी का नाम क्या रखा गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, अथॉरिटी। ओके, इसको आप क्या कह सकते हो, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो चेयर करेंगे प्राइम मिनिस्टर। अगर हम बात करें स्टेट लेवल की तो ये चेयर करेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, और DDMA को डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोला जाता है, और जिसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DM देखेंगे। ठीक है, और इसमें एक फोर्स भी तैयार की गई जो स्पेशलाइज्ड फोर्स, इसको बोलते हैं NDRF। ठीक है, तो यहाँ से हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट निकल के आता है और 2009 में फिर एक अथॉरिटी क्रिएट की जाती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसमें कंपोजिशन क्या क्या है। इसकी कंपोजिशन की बात करें तो चेयरपर्सन कौन है इसके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो ये अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, बट एट प्रेजेंट ये करेंटली वैकेंट है, इसमें कोई भी वाइस चेयरपर्सन नहीं है। ओके, उसके बाद बात करें कि इसमें मेंबर्स कितने हैं अथॉरिटी में, 9 मेंबर्स हैं, जिसमें एक्सपर्ट लिए जाते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए। इसका टेन्योर 5 इयर्स का रहता है। अगर बात करें इसके लीगल, एक बात और यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अंडरस्टूड, आई होप कि आपको यहाँ तक तो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर हम बात करें इस बॉडी के लीगल फ्रेमवर्क के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की, ठीक है, जहाँ आप इसको डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बोल सकते हो। ओके, तो सबसे पहले जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ आती है मैनेज करने के लिए डिजास्टर को, वो आती है स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, नेशनल पॉलिसी बनाई गई डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए कि इन्वायरमेंट एनेबलिंग फॉर ऑल, सबके लिए, सेंटर के लिए, स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009 में इन्होंने प्रिपेयर्ड किया और परसुएंस किया डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर एक बॉडी को, जहां पर रोड मैप दिया जाएगा, फ्रेमवर्क दिया जाएगा, हैंडलिंग कैसे किया जाए डिजास्टर को होलिस्टिक मैनर में। ओके, इसके बाद यहाँ इस अथॉरिटी में पॉलिसीज बनाए जाते हैं, प्लान्स किए जाते हैं, गाइडलाइंस दी जाती हैं कि डिज़ास्टर को कैसे हम टाइमली इंश्योर कर सकें, कैसे उसको प्रिवेंट कर सकें, और कैसे लॉन्ग टर्म डिज़ास्टर्स के रिस्क से बचा जा सके। ओके, देन एक इंडिया ने एक सिग्नेटरी भी किया है सिंदाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसको SFDRR के नाम से जाना जाता है। इसमें भी साइन किया है कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे टैकल करें। उसके बाद हम NDM की बात करें तो ये 3 लेवल पर है, सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। अगर सेंटर लेवल, जिसको हम नेशनल लेवल बोलते हैं, नेशनल लेवल की बात की जाए तो चेयरमैनशिप किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास, और प्राइम मिनिस्टर के पास भी एक नीचे बॉडी काम करती है जिसका
नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बोला जाता है और इसको कौन देखता है? सेक्रेटरी देखते हैं जो असिस्ट करते हैं एनडीएम के साथ और इसके फंक्शन के साथ। अगर हम बात करें इसके स्टेट लेवल की तो स्टेट लेवल में चीफ मिनिस्टर्स देखते हैं और इसमें भी एक स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो एग्जीक्यूट करती है प्लान को, ओके। और ये चीफ सेक्रेटरी देखता है और ये मॉनिटर करता है, इम्प्लीमेंट करता है नेशनल पॉलिसी को। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखते हैं, ओके। अगर हम बात करें इसके फंक्शन की कि एनडीएम के फंक्शंस क्या क्या हैं, देखिए एनडीएम का फंक्शन क्या है? पॉलिसी बनाना, प्लानिंग करनी, गाइडलाइंस देनी, कोऑर्डिनेशन बिठाना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, रिस्क रिडक्शन करना, टेक्नोलॉजी को अच्छे से यूज करना और इंटरनेशनल कॉपरेशन को इंटरनेशनल में कोऑपरेट करना। अगर पॉलिसी की बात की जाए तो ये नेशनल पॉलिसीज बनाती है डिजास्टर को रिस्क रिडक्शन करने के लिए, प्लानिंग बनाती है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान कैसा होना चाहिए, ये गाइडलाइन इशू करती है कि टेक्निकल गाइडलाइन और मिनिस्ट्रीज स्टेट के पास कैसी होनी चाहिए, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए, ओके। अगर कोऑर्डिनेशन की बात करें, ये कोऑर्डिनेशन बिठाता है सेंटर को स्टेट से, स्टेट को एनडीआरएफ आर्म फोर्सेस से, ओके। उसके बाद आएगा आपका कैपेसिटी बिल्डिंग, मीन कि फंड्स प्रोवाइड करवाना, ड्रिल्स करवाने, अवेयरनेस प्रोग्राम करवाने, ये सारे कैपेसिटी बिल्डिंग में आते हैं। रिस्क रिडक्शन की बात करें तो इंटीग्रेट करना क्लाइमेट रिजिलियंस को, सिस्मेटिक, रिट्रोफिटिंग, अर्ली वार्निंग, इंटर प्लानिंग, ये सारी प्लानिंग करने कि हम कैसे रिस्क रिडक्शन कर सकते हैं, कैसे हम टेक्नोलॉजी को यूज करके एआई सैटेलाइट यूज करके मॉनिटर कर सकते हैं डिजास्टर प्रिडिक्शन को। अगर मौसम खराब हो तो आईएमडी क्या करता है? मैसेज भेज देता है सभी के फोन में कि मौसम यहाँ जहाँ खराब होने वाला है, इस एरिया में मौसम जो है वो ऐसा रहने वाला है, ठीक है, बारिश होने वाली है, तूफान चलेंगे, ये सब जो हमें आईएमडी देता है। अभी आपका टर्न है कि आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि आईएमडी की फुल फॉर्म क्या है, ओके। इंटरनेशनल कॉपरेशन भी बिठानी कि यूएन के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करें, सार्क के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करें और एशियन के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करें। तो ये सारे एनडीएमए के फंक्शंस हैं। अगर बात करें हम की विंग्स की, देखो एनडीएम के नीचे भी कुछ बॉडीज हैं जो काम करती हैं, जैसे नेशनल एग्जीक्यूटिव जो एनईसी है वो असिस्ट करती है एनडीएम को, जो उसको चेयर करने वाले कौन है? होम सेक्रेटरी। अगर नेशनल इंस्टीट्यूट डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की जाए तो ट्रेनिंग और रिसर्च बॉडी है, मीन यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है और रिसर्च की जाती है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है जो जिसको ट्रेन किया जाता है फोर्स को कि उन्होंने कैसे ग्राउंड लेवल पर ऑपरेशंस करने हैं, कैसे अगर कोई आपदा आ जाती है तो कैसे उसको प्रिवेंट करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो दी जाती है एनडीएम के लिए वो क्या है? वो गाइडलाइन दी जाती है कि क्राउड को कैसे मैनेज करना है किसी भी इवेंट में, रिलीजियस गैदरिंग में, ओके। अर्थ क्यों का आ जाएं तो कैसे हमने रेट्रोफिटिंग लैंड यूज जोनिंग को यूज करना है। जैसे कुछ लैंड ऐसे होते हैं जो अर्थ क्यों के जोन्स में आते हैं, तो वहां से कैसे हमने प्रिवेंट करना है अपने आप को, ये सभी गाइडलाइन इशू होती है। अर्बन फ्लड्स में कैसे सिटिंग प्लानिंग करनी है, कैसे स्टॉर्म और वाटर ड्रेन से बचना है। स्कूल सेफ्टी मीन इवैक्यूएशन ड्रिल करवानी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी को मीन प्रमोट करना कि हम कैसे सेफ्टी कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल डिजास्टर जैसे केमिकल सेफ्टी प्रोटोकॉल की केमिकल को कैसे जो केमिकल फैक्ट्री से निकलते हैं उससे कैसे बचना है, उसको पानी को कैसे सेव करना है। हीट वेव्स आती हैं तो कैसे अलर्ट सिस्टम रखना है। जैसे इन्होंने गाइडलाइन दी थी कोविड-19 के टाइम पर कि क्वारंटाइन करना है जिसको कोविड-19 है और पीपी किट को इस्तेमाल करना है, ओके। देन उसके बाद करें हम इंडिया के एफर्ट मैनेजिंग द डिजास्टर, ठीक है। इंडिया के एफर्ट्स कैसे रहे हैं कि हम डिजास्टर को कैसे मैनेज करें। देखो इंडिया ने डीएम को एक होलिस्टिक अप्रोच माना है, नॉट जस्ट रिएक्टिंग आफ्टर दी
डिजास्टर मीन डिजास्टर के बाद ही रिएक्ट नहीं करना, उससे पहले भी इंटीग्रेट करना, प्रिपेयर रहना, मिटिगेशन करना, कैसे हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं, किसको, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को हम कैसे कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं और कैसे पॉलिसीज बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिया में इंक्रीजली मिटिगेटेड मीन कम हो चुके हैं रिस्पॉन्ड टू ऑल टाइप ऑफ डिजास्टर, जो भी डिजास्टर हो रहे हैं, इंक्लूडिंग विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, किसके एस्टेब्लिशमेंट की वजह से, नेशनल डिजास्टर रिएक्शन फोर्स की वजह से। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रैपिड रिएक्शन फोर्स ये है, डिजास्टर के रिलेटेड रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, ये वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट रैपिड रिएक्शन फोर्स है। उसके बाद हम बात करें फॉरेन डिजास्टर रिलीफ। अगर देखो, इंडिया एक इमर्जिंग डोनर भी रहा है, जो सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फॉरेन डिजास्टर रिलीफ में क्या करता है, असिस्ट करता है कंट्रीज़ को कि उसको हेल्प प्रोवाइड करता है। हेल्प कैसी, मिलिट्री असिस्ट दे देता है, नेवल शिप की असिस्ट देता है, एयरक्राफ्ट की डिलीवर जो रिलीफ देता है वो प्रोवाइड करवाता है अगर किसी फॉरेन कंट्री में ये आ जाए तो। उसके बाद बात करें अगर हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी मीन कि जो हमारे आसपास के देश हैं, जैसे म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, अगर इस ऐसे देशों में अगर आपदा आ जाए तो वहाँ पर भी हम हेल्प करते हैं नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी में। ओके, उसके बाद बात करें हम डिजास्टर, रीजनल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। देखो, पार्ट ऑफ नेबरहुड डेवलपमेंट एफर्ट, इंडिया आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू रीजनल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड कैपेसिटी। रीजनल में तो ये डिजास्टर को प्रिपेयर कर देता है, कैपेसिटी बिल्डिंग एफर्ट लगा रहा है। बट विद द कॉन्टेक्स्ट हम बात करें बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन की, तो यहाँ पर भी ये हेल्प करता है। ठीक है, इंडिया के पास डीएम एक्सरसाइजेज है जो एनडीआरएफ को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जिसकी वजह से पार्टनर स्टेट में ये चीज़ें वेरियस डिजास्टर से बचने के लिए इम्प्लीमेंट की जाती है। एनडीआरएफ हो गई, इंडियन आर्म फोर्सेस हो गई, ये सारी एक्सरसाइज करती हैं कि हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है अगर डिजास्टर आ जाता है। और ये सब बॉडी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और सेंगल कोऑपरेशन में भी काम करती है, रिस्पॉन्ड करती है। ओके, अगर बात करें मैनेजिंग क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर, देखो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो डिज़ास्टर आते हैं वो क्लाइमेट रिलेटेड आते हैं, जैसे स्टॉर्म्स आ गए, ठीक है, क्या आ गया, फ्लड्स आ गए, ये सारे जो हैं ये बहुत ज़्यादा आते हैं, वो आते हैं क्लाइमेट रिलेटेड डिज़ास्टर। ठीक है, ग्लोबली देखा जाए तो 2 दशक मीन 20 सालों से देखा जाए तो स्टॉर्म्स आते हैं और फ्लड्स ही आती हैं जो डिजास्टर का कारण बनते हैं। इंडिया ने सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिड्यूस रिडक्शन को फॉलो किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी फॉलो किया है और एक पेरिस एग्रीमेंट किया है कि जिसकी वजह से हम क्लाइमेट में बेहतरी लाएंगे, क्लाइमेट को अच्छा करेंगे कि ये स्टॉर्म और फ्लड वगैरह ना आए। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में जो एड्रेस करती है इस इशू पर और बेनिफिट्स बताती है कि मल्टी नेशनल कोऑर्डिनेशन के क्या बेनिफिट्स हैं। देखो, अगर एक चीज़ बात करते हैं हम कि मेजर इनिशिएटिव बाय इंडिया में एक मेजर इनिशिएटिव लिया गया है, वो है आपदा मित्र स्कीम। आपदा मित्र स्कीम ली है जहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग कम्युनिटी वॉलंटियर। ओके, और इसमें नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, एक ये प्रोजेक्ट फॉलो किया जाता है, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम भी दिया जाता है इसरो के द्वारा और आईएमडी के द्वारा। ओके, देन हम चैलेंजेस की बात करें तो एनडीएम के पास क्या चैलेंजेस हैं। देखो, कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, सेंट्रल स्टेट में कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन कम होती है, ठीक है, बनती नहीं है, कोऑर्डिनेशन इशू रहता है। फंडिंग कंस्ट्रेंट, जो फंडिंग आती है उसको यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन गैप है इम्प्लीमेंटेशन का, जो अडॉप्ट की जाती है गाइडलाइन ये स्टेट और सेंटर में अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती।
और सबसे बड़ी बात है जो पब्लिक अवेयर नहीं रहती इस चीज़ों के लिए। और टेक्निकल मैन पावर की बात करें कि ट्रेन डिजास्टर प्रोफेशनल बहुत कम है जो इस चीज़ से बचा सके। बात करिए अगर क्रिटिसिज्म की, रिफॉर्म सुजेस्टेड क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म क्या है कि 2013 में उत्तराखंड में जो फ्लड आया था उसमें ये एनडीएम को ब्लेम करते हैं कि इन्होंने बहुत डिले कर दिया था। ठीक है, पुअर कोऑर्डिनेशन रहता है मिनिस्ट्री के बीच में, और अंडर स्पेंडिंग एलोकेटेड फंड में जो फंड्स आते हैं उसको खर्चते नहीं हैं। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड की बात करें तो सबसे पहले एम्पावर करना चाहिए लोकल गवर्नमेंट को, पंचायत को, अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और डिजास्टर एजुकेशन दी जानी चाहिए स्कूल करिकुलम में। तो ये इसके वे फॉरवर्ड है। ओके, तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे लेक्चर में हम करेंगे स्टैम्पीड का टॉपिक। ओके, जो मेन के रेलिवेंट है और मीन्स में इससे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो पहले हमने एक टॉपिक किया था करप्शन से रिलेटेड। आई होप आप सबको वो पसंद आया होगा, और आई होप कि आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेहरा मास्टरी क्लासेस 24 को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेहराज मास्टरी क्लासेस, और कमेंट करके बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।